गुड मॉर्निंग ऑल। ये एक पेंडिंग न्यूमेरिकल था। आई थिंक हमने सेमी सॉल्व किया था इसको। अभी इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, प्रीवियस आपके सीनियर के पेपर में भी आया था, फाइनल पेपर में। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस तरह की प्रॉब्लम जनरली इंडस्ट्री में भी देखने को मिलती है, और सेम प्रॉब्लम जो है हम लोग जनरली यूज करते हैं कॉस्ट कैलकुलेशंस के लिए कि हमारी हिटिंग कॉस्ट या प्रोसेस कॉस्ट कितनी आ रही है। तो इस तरह का, और ये सेंजल का क्वेश्चन है। पेज नंबर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था 174। सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है गूगल क्लासरूम पर। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं इसको। आप नोटबुक और कैलसी ले लें। वैभव, आपने सोल्व किया था लास्ट टाइम पे प्रॉब्लम? हाँ सर, ये वाला किया था। ओके, आंसर आया था सबका? यही पर लोचा लग रहा था कुछ। ओके ओके, मैं देखता हूँ। देखो, बेसिक जो मैंने प्रॉब्लम ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो मैं एक बार रफली इस फिगर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कैन यू सी द स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है आपको? ठीक है। यस सर। लेफ्ट साइड में हम लोग एक जनरल इसका एक जो हमने फिगर बनाया है रेजिस्टेंस की फॉर्म में, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। हमारे पास लेफ्ट साइड में जो आप टेम्परेचर देख रहे हैं 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इनसाइड हाउस टेम्परेचर है हमारा। हमने एक केस कंसिडर किया है यहाँ पर। इसमें बेसिकली क्या है, एक कोई घर है जो कोल्ड एरिया में है। कोल्ड एरिया मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर क्या आइस फॉल होता है। तो हमको पता है ऐसी कंडीशन में जो लोग वहाँ रहते हैं जनरली हीटर का यूज करते हैं इनसाइड टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि अगर ये कंडीशन अगर हमारे साथ मतलब हमारे पास ये इस तरह की प्रॉब्लम है, तो इस पूरे ऑपरेशन की कॉस्ट कितनी आना चाहिए। तो बेसिक इसमें क्या किया है, हमें जो डाटा दिया है उसमें है इनसाइड और आउटसाइड, मतलब इनसाइड हाउस और आउटसाइड का टेम्परेचर हमें मेंशन किया है, विच इज T1, विच इज जनरली T1 एंड T2। आप यहाँ देखें प्रॉब्लम में, मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। यहाँ देखें 75 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये इनसाइड हाउस का टेम्परेचर है। ये हमारी एक बॉल है। वी ऑल नो कन्वेक्शन कहाँ होता है, एक सॉलिड सरफेस होगा, उससे एयर जो पास होगी, वहां पर जो एयर में होगा वो कन्वेक्शन होगा, सॉलिड में कंडक्शन होगा। देन अगेन आउटसाइड द हाउस इट विल बी अगेन कन्वेक्शन। तो क्या होगा अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें कि ये हीट ट्रांसफर किस फॉर्म कैसे हो रहा है, तो हम लोग अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पर, तो पहला जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा इनसाइड एयर की वजह से होगा, जो क्या कर इनसाइड एयर की वजह से होगा। दूसरा हमारा कंपोजिट वॉल के थ्रू होगा, और थर्ड क्या होगा, आउटसाइड जो एयर है उसकी वजह से होगा। तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो कन्वेक्शन फॉर्मूले के थ्रू करते हैं। वी ऑल नो दैट कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, Q इक्वल्स टू HA डेल्टा T। तो अगर मुझे इसको रेजिस्टेंस फॉर्म में लिखना है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वन अपॉन HA करके हो जाएगा। अगर इसमें सफिक्स में मैं ऐड करता हूँ इस टर्म को, तो क्या होगा, जो कन्वेक्शन में रेजिस्टेंस जो ऑफर होता है वो होता है HA। H इज कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, A इज द एरिया ऑफ द सरफेस। तो क्या होगा, अब इस तरह की प्रॉब्लम में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद उनको सम अप कर लेंगे, टोटल सम कर लेंगे, और टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी। बेसिकली हम लोग यही करते हैं। एज यू कैन सी हियर, इसने भी सेम ये टेंडेंसी फॉलो की है। यहाँ देखें आप, Q डॉट इक्वल्स टू T1 माइनस T2। ये T इनफाइनाइट इसलिए लिखा है इसने क्योंकि यहाँ ये एयर की बात कर रहे हैं। हम जब कन्वेक्शन में बात करते हैं तो सराउंडिंग जब एयर की एटमोस्फेयर की बात करते हैं तो इनफाइनाइट लिखते हैं, क्योंकि अगर हमारा सॉलिड सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो कन्वेक्शन तब तक होगा जब वो सॉलिड सरफेस का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स लॉ सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो इसलिए ये समटाइम्स ही यूज इनफाइनाइट साइन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने से पहले हम लोग क्रॉस सेक्शन, हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे, जिसका जनरल फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं सर्कमफेरेंस इनटू हाइट, बेसिक एरिया। तो ये एरिया जो हमारे पास आएगा
1260 फीट स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पर FPS यूनिट हम लोग जनरली यूज कर रहे हैं, इसलिए ये फीट स्क्वायर में है। कन्वेक्शन की टर्म में जो रेजिस्टेंस हम लोग यूज करेंगे वो HA यूज करेंगे। HI इज द इनसाइड हीट कन्वेक्शन कोएफिशिएंट एंड H नॉट इज द आउटसाइड कन्वेक्शन कोएफिशिएंट। मतलब इनसाइड जो हाउस से जो हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है उसके लिए कन्वेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू HI है। आउटसाइड हाउस जो है उसकी वैल्यू H नॉट ले सकते हो, इसमें SC लिया है, हम H नॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लो वन बाय वन। श्रेया, हेलो, यस। आपने आपने सॉल्व किया था ये प्रॉब्लम, पूरा सॉल्व कर लिया था? हाँ नहीं सर, ये सेकंड लास्ट जो करना है। ओके ओके, पेंडिंग है। हाँ। ओके, अभी स्मिथ, हेलो, सवानी, ओके, दीक्षित, आपने सॉल्व किया था ये? हाँ ओके, तो वन बाय वन इसको चलो आगे फिर एक बार और सोल्व करो, एक बार ट्राई और करो। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। रवि, एक बार और परफॉर्म कर लो इसको, एक्सपेरिमेंट को, सॉरी ये प्रॉब्लम को। हमें हमें जो बेस डायग्राम बनाना है वो ये बनाना है जो लेफ्ट साइड में है। यहाँ से थोड़ा इजी रहेगा, हमें कम से कम आइडिया रहेगा कि यहाँ पर क्या क्या रेजिस्टेंस टर्म है इंक्लूडिंग इन आवर प्रॉब्लम। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम अगर आप सोल्व करो तो ट्राई करो कि इस तरह का फिगर आप बना पाओ लेफ्ट साइड वाला। आपको एटलीस्ट एक इमेज क्लियर होना चाहिए कि इसमें अंदर में प्रोसेस कैसे चल रहा है, एजम्पशंस क्लियर होना चाहिए कि कहाँ से रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी। ठीक है ना, तो वन बाय वन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एरिया कैलकुलेट कर लो। एरिया तो 1260 है। इस इनसेट रेजिस्टेंस देखो कितना आ रहा है, वन बाय वन सोल्व करो, इसकी वैल्यू बहुत कम है। सूरज, सर, आपने सोल्व कर लिया ये? मतलब आगे। अच्छा, आज फिर से कर लो, इनसाइड रेजिस्टेंस यस कैलकुलेट करो। यस सर। स्टेप वाइज करना है, कॉपी नहीं करना है, स्टेप वाइज करो ताकि मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा तो आई विल सॉल्व इट। पार्थ, पार्थ पटेल, हाँ सर। प्रॉब्लम समझ में आई? हाँ सर। ओके, सॉलिड, वन बाय वन में पूछूंगा। इनसाइड रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, कितना कितना आ रहा है मुझे बताएं, एक्सप्लेन करें। इनसाइड आ रहा है 5.43 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, रफली हाँ 54 आ रहा है। ओके गुड। वॉल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो वॉल रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम में ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ देखो L/K की वैल्यू हमारे पास 13 R फीट स्क्वायर दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है ना, तो हम लोग को पता है कंडक्शन से कि जो हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है, dx/K होता है। x इज द थिकनेस और K थर्मल कंडक्टिविटी, A एरिया है। तो हमें L/K की वैल्यू ऑलरेडी मेंशन है 13, तो हमको सिर्फ इसमें एरिया से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है कंडक्शन के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें थिकनेस मेंशन नहीं है,
सिंपली उसमें L बाय K की वैल्यू दे दी है। सीवी हेलो हाँ सीवी सोल्व किया आपने? तो कर रही हूँ मैं। ओके, ये इनसाइड आउटसाइड 5 रेजिस्टेंस की वैल्यू आपसे पूछना है मेरे को। हाँ इनसाइड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? सर मेरा समथिंग 5 पॉइंट इंटू 10। ओके, कंडक्शन के केस में देखो सब लोग 1 बाय 1। सर वॉल का 0317 1 010 ओके ठीक है। मनीष यस सर। कैसे यस सर। आप सोल्व कर रहे हैं इसको? हाँ सर कर रहा। आप मुझे बताइए इनसाइड रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए, कैलकुलेटेड वैल्यू बताइए, मुझे पता है फ्रिक्शन में चेंजेस आते यस सर कर रहा हूँ सर। हैं। ओके दीक्षित यस सर। किया कितना आ रहा है देखो। मित्तल ये तीनों का सम अप ही करना है ना सर हमें, हाँ सम अप कर इनसाइड लो, निकाल। समेशन आर कर लो क्योंकि वो सीरीज में अरेंज है। तो अपने पास आर आई प्लस आर होल प्लस आर नोट आएगा। यस सर। ओके सर 0.01103। 0.0103 ओके यस सर। ओके। आउटसाइड वॉल का देखो इसमें आउटसाइड वॉल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है देखो। आर नोट की वैल्यू क्या है मुझे बताएं। 0.98 to -4. 0.98 समेशन बता रहे हैं क्या आप? क्या बता रहे हो मित्तल? Outside 0.98 तो नहीं आ रहा मित्तल। 1.98. 0.98 ना 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 आप देखो यहाँ पर कितना। अच्छा 1.98 Yes, sir. ओके सही है ठीक है। अप्रोक्स लिया है, अप्रोक्स है, सेम वैल्यू यूज करना है हम लोग को। ठीक है ठीक है। अब तीनों रेजिस्टेंस को आप सम कर लो, ऐड करके देखो कितना आ रहा है। तो हमारा है 0 कितना देखो 0.01106। ओके ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अगर आपका रेजिस्टेंस का सम आ गया है तो एक जनरल जो फॉर्मूला यूज करते हैं जब कंपोजिट बॉल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हीट के लिए, Q इक्वल्स टू समेशन सॉरी डेल्टा टी डिवाइड बाय समेशन ऑफ आर। मतलब डेल्टा टी क्या टेम्परेचर डिफरेंस, समेशन ऑफ आर क्या टोटल रेजिस्टेंस, उसमें पुट करके Q की वैल्यू कैलकुलेट करो। और सर क्यू है 27 टू से हाँ 27 2712.1। ओके। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल्टा टी और समेशन आर की वैल्यू पुट कर रहे हैं। अगर आप इसको यूनिट वाइज पुट करेंगे, मतलब अगर टेम्परेचर ड्रॉप जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में है, आर क्या रेजिस्टेंस उसकी उसका जो यूनिट है उसके साथ पुट करोगे, कैंसिल आउट करके देखो क्या आ रहा है, यूनिट क्या आ रही है उसकी।
क्या सर? आपने अभी तक क्या किया, डेल्टा टी और समेशन आर पुट किया है ना, Q इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन समेशन आर। अगर मैं इन दोनों को क्वांटिटीज को उनकी यूनिट के साथ पुट करता हूँ, जैसे डेल्टा टी की यूनिट क्या आएगी, डिग्री फ़ारेनहाइट आएगी, प्रॉब्लम में देखो स्क्रीन पे। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, H डेल्टा डिग्री फ़ारेनहाइट डिवाइड बाय BTU। ऐसे इन जो क्वांटिटी है इनको यूनिट के साथ पुट करो। देखो इसने क्या किया है, देखो इसको यूनिट के साथ पुट किया है, प्रॉब्लम में देखो स्क्रीन पे कर्सर दिख रहा है, तो इसने डिग्री फ़ारेनहाइट पुट किया है, नीचे भी उसकी यूनिट के साथ पुट किया है। अब जो कैंसिल होने वाली टर्म उनको कैंसिल करो। अब बताओ यूनिट क्या आ रही है, BTU पर आर। BTU पर आ रही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप यूनिट के साथ इसलिए पुट किया करो कि अगर वो फ्लक्स फॉर्म में होगा या फ्लो रेट फॉर्म में होगा तो खुद ब खुद यूनिट कैंसिल होकर आपको आइडिया लग जाएगा कि फ्लो रेट में है कि सिंपल हीट है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? अभी यहाँ देखो ये BTU पर आर में है, पर आर में है मतलब क्या हुआ, ये फ्लक्स है, ये सॉरी फ्लक्स नहीं, फ्लो रेट है। और मुझे अगर एक्चुअल हीट कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको टाइम जो आर है, एक आर में कितना, एक दिन में कितने आर होते हैं, कन्वर्जन करना पड़ेगा, मतलब इसका मतलब बेसिकली। तो हमें जो कैलकुलेशन करना है वो हीट लॉस कैलकुलेट करना है, पर डे में करना है। तो अब आप हम क्या करेंगे, आर को कन्वर्ट कर दो डेज में। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 24 आर पर डे से इसको इंटू कर देंगे, यूनिट कैंसिल करेंगे, तो देखो कितना आ रहा है, 65099 आ रहा है। देखो तो 65099.45 हाँ, यूनिट क्या आ रही है, उसकी BTU पर डे। ओके, BTU पर डे आ रही है। अभी नेक्स्ट एक कन्वर्जन लिखो हाईलाइट करके, 1 किलोवाट इक्वल्स टू, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, 1 किलोवाट इक्वल्स टू 3412 BTU, 3412 BTU, ठीक है ना। तो हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है बेसिकली इसको। तो अभी हमारा पास आया 65099 BTU पर डे। अब हमको उसको किलोवाट पर डे में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया, कन्वर्ट करके देखो क्या आ रहा है। श्रेया, यस सर। कितना आ रहा है कन्वर्जन किया आपने? सर 19.076 गुड गुड। यूनिट लिखाओ किलोवाट पर डे विथ यूनिट, किलोवाट पर डे। यूनिट के यस मार्क्स सर। कट जाते हैं, याद रखना यूनिट लिखना हाँ जरूरी है, सर। ठीक है। हाँ 19 हाँ हाँ। पॉइंट कितना 7 0 कितना, 07 ओके 07 वॉट किलोवाट पर डे में आ गया पर ये, डे। ओके। यस सर। सबका आ गया होगा आई होप। वेबो, हाँ सर 19.13। ओके चलेगा। और नेक्स्ट सूरज, Yes, sir. 19.08. ओके रवि, One. ओके टीवी, Sir, 90 kilowatt. ओके पर डे, किलोवाट पर डे, ओके। दीक्षित, 19. ओके। संदीप, संदीप, ओके। अगर आपका ये आ गया है, अगर हमने क्यू कैलकुलेट कर लिया है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने क्यू कैलकुलेट कर लिया है तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग हीटिंग कॉस्ट निकालना है। तो हीटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला नोट करो, लिखो हीटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू एनर्जी लॉस इनटू कॉस्ट ऑफ एनर्जी। हीटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू
हीटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू एनर्जी लॉस इनटू कॉस्ट ऑफ एनर्जी। आपको विथ यूनिट पुट करना है, मेरे बात याद रखना हमेशा। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप चाहते हो कि मेरी यूनिट वाइज प्रॉब्लम नहीं आए या यूनिट वाइज मैं कुछ गड़बड़ ना करूं, तो हमेशा वैल्यू को यूनिट के साथ पुट करो, नेक्स्ट स्टेप में यूनिट कैंसिल करो, आपको फाइनल यूनिट मिल जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे एनर्जी लॉस जो हमने कैलकुलेट किया Q 19.1 किलोवाट पर डे विथ यूनिट पुट करो। हमने यहाँ पुट किया, देखो जिसका जो आ रहा है वही पुट करना है। ठीक है ना। अगर किसका जगह श्रेया का आ रहा था 19.07 समथिंग कुछ आ रहा था, जिसका जो आ रहा है वही पुट करेंगे, विथ यूनिट पुट करेंगे। और ये जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है ये ऑलरेडी मेंशन है हमें प्रॉब्लम में। यहाँ देखो स्क्रीन पे 0.075 किलोवाट। ठीक है, ये ऑलरेडी मेंशन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इनटू करते हैं विथ यूनिट, देखो कितना आ रहा है। सर कोस्ट 4 से हो कितना देखो 1. ओके, पर डे, यूनिट इज पर डे। ठीक है, ओके। श्रेया यस सर। कितना है कॉस्ट? 130 1.40। 0। ओके, इसको राउंड फिगर में लिखो, राउंड फिगर में। ओके सर। ओके, देन दीक्षित यस सर। कितना आ रहा है? 1. ऋत्विक, हेलो, ऋत्विक, ओके। शिवम, हेलो, ओके। आई होप आ गया होगा आपका सबका आंसर, आ गया होगा। आंसर है $1.43 पर डे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। हमने सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट किया था, उसके बाद इंडिविजुअल लेयर का हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने क्यू कैलकुलेट किया, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, कॉस्ट से। तो हमारा टोटल हिट लॉस हिटिंग कॉस्ट हमको मिल गया यहाँ पर। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम एक मैंने देखा था, Wait, can you see the screen? Yes, sir. ओके, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हीट ट्रांसफर थ्रू द फिन्स। फिन्स क्या होता है बेसिकली डिस्कस करते हैं। Fins are the extensively used to enhance the rate of heat transfer for a hot surface, especially in the thermal engineering application where cooling is required. Beside the traditional approach such as internal combustion engine, compressor, heat exchanger, fins also provide effectively in heat injection system
in space vehicle and the cooling of electronic component. fins क्या होते हैं? जनरली क्या एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा। हमको ये पता है अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो हीट जो रेडिएशन हो रहा है वो भी ज्यादा होता है। सरफेस एरिया अगर कम होगा तो हीट रेडिएशन कम होता है, ठीक है ना। तो फिन्स जनरल डेफिनेशन अगर मैं बात करता हूँ तो फिन्स आर द एक्सटर्नल सरफेस प्रोवाइडिंग फॉर of a surface or a body and they are meant for the increasing heat transfer rate between the surface and the surrounding fluid by increasing heat transfer area। जस्ट मैंने ये मेंशन किया, फिन्स जनरली हम लोग यूज करते हैं हीट ट्रांसफर एरिया को बढ़ाने से, हीट ट्रांसफर एरिया बढ़ाने के लिए, और हीट ट्रांसफर एरिया बढ़ता है तो हमारा हीट लॉस या जो हीट ट्रांसफर है वो भी बढ़ता है। सेकंड स्लाइड में देखो, मैंने बेसिक एप्लीकेशंस बताए हैं कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं। आप यहाँ देखो हम लोग एसी कूलर कूलेंट एसी कूल्ड आईसी इंजन, एयर कूल्ड आईसी इंजन में यूज करते हैं। अगर आपने इंजन देखा होगा तो वो शार्प एजेस होती हैं उसकी सरफेस पे, आपने इंजन देखा होगा शायद। किसी भी बाइक का अगर आप इंजन देखोगे उसको वो कभी स्मूथ नहीं होता है, उसमें कुछ शार्प एजेस होती है, वो जो एजेस कहलाती है वो फिन्स कहलाती है। हेलो, मेरा साउंड क्लियर है? Yes, sir. Okay, इसमें एक शार्प एजेस होती हैं, वो जनरली क्या कहलाती है? फिन्स कहलाती हैं। रेफ्रिजरेशन कंडेंसर ट्यूब में जनरली हीट लॉस, रेफ्रिजरेशन कंडेंसर ट्यूब में भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स में भी यूज करते हैं। आपने भी ट्रांसफॉर्मर देखा होगा, उसमें एजेस होती हैं, ठीक है, अलग अलग सी। और रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर में यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल रेडिएटर में यूज करते हैं। इन जनरली अगर हम लोग फिन्स को क्लासिफाई करें तो तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फिन, रेडियल फिन, पिन फिन। ये तीन तरह से फिन्स का क्लासिफिकेशन होता है। अभी आप इमेजेस से क्लियर हो जाएगा आपको। देखो ये जो सेकंड स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड जो मैंने की है, यहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच अप टू आई, हमारे पास डिफरेंट टाइप की फिन्स हैं जो जनरली हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो ए क्या बताता है? लॉन्गिट्यूडिनल फिन्स है वो, रेक्टेंगुलर प्रोफाइल है उसका, एस यू कैन सी। बी क्या है? रेक्टेंगुलर प्रोफाइल है इसका भी। थर्ड क्या है? ट्रेपेजोइडल प्रोफाइल है इसका। डी क्या है? कॉनकेव पैराबोलिक है वो। ई क्या है? रेक्टेंगुलर प्रोफाइल है इसमें। फिन्स का देखना, आप फिन्स को देखें, पूरा स्ट्रक्चर नहीं देखना, हमको फिन्स बस देखना है, ठीक है ना। साथ एजेस जो है उनको देखना है बस। रेडियल फिन है, एफ क्या है? रेडियल फिन है। जी क्या है? पिन फिन है, सिलेंड्रिकल शेप में है, आप देखो जी जो है सिलेंड्रिकल शेप में है। एच क्या है? टेपर्ड प्रोफाइल है इसका। और लास्ट आई क्या है? कॉनकेव पैराबोलिक है वो, यहां देख रहे हैं तो शेप देखो, कॉनकेव पैराबोलिक है वो, ठीक है ना। तो इस ये अलग अलग इस स्ट्रक्चर की, इस डिफरेंट शेप की जनरली हम लोग फिन्स जनरली यूज करते हैं। और ये उनकी क्या होता है, इसके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम डिफरेंट ज्योमेट्री की अगर फिन्स यूज करते हैं तो उसका सरफेस एरिया भी डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जनरली हीट ट्रांसफर रेट देखते हैं कि किसमें हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा है या कितनी। अगर हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होगा तो मटेरियल हमारा जल्दी और इजीली कूल हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? अभी मैंने Yes. जो ये केस कंसीडर किया है, एस यू कैन सी, मैंने केस कंसीडर किया एनालिसिस ऑफ फिन विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमने एक केस कंसीडर किया जिसमें क्या है कि हमने यूनिफॉर्म एक फिन है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, उसमें चेंजेस नहीं आ रहा है। तो एस यू कैन सी, कर्सर अगर मेरा कर्सर अगर आपको दिख रहा हो तो ये क्यू एक्स इन है और जो आउट हो रहा है वो क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। मतलब कुछ ये हीट क्या सरफेस से कैरी करके जा रहा है, ठीक है। हमारा फ्लूएंट जो है कुछ हीट कैरी करके जा रहा है। अगर मैं इंटरनल इनिशियल थिकनेस की बात करता हूं तो x इक्वल्स टू 0, लिमिट्स हैं ये इसकी, मिनिमम है कितनी थिकनेस की बात कर रहा हूं मैं, टोटल लेंथ है इसकी l, इसकी थिकनेस l हो जाएगी। एरिया की बात करता हूं तो उसको AC से डिनोट करेंगे हम लोग। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कर्सर में
ये हॉट सरफेस है, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, और ये जो हॉट सरफेस है, ये जो अटैच जो एज है इसकी, यहाँ पर एयर या फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसकी वजह से कूलिंग हो रही है। ये सारी कंडीशंस है। अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करता हूँ, ये जो आपको एसी दिख रहा है उसको मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, जेड क्या थिकनेस है इंटू टी। यहां देखो, लेंथ इंटू ब्रीथ, जो ब्रीथ लिया इसने वो टी से डिनोट किया है। यहाँ लेंथ कितनी एल है, ब्रीथ टी है, तो एरिया हो गया जेड इंटू टी। क्लियर है? हेलो? यस सर, क्लियर है। ओके, तो अभी एरिया डेरिवेशन, उतना हुआ ना। हाँ एरिया तो उतना ही होगा ना, लेंथ इंटू ब्रीथ कर देंगे, एरिया आ जाएगा वो। अब एक फैक्टर जनरली हम लोग यूज करते हैं जो पिन फिन फैक्टर कहलाता है, वो होता है P इक्वल्स टू 2Z प्लस 2T। P इक्वल्स टू 2Z प्लस 2T, एज मेंशन फिगर में देखो लास्ट में लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर फिन के जस्ट ऊपर P इक्वल्स टू 2Z प्लस 2T। ठीक है ना? तो ये हाँ पैरामीटर है ये। इसकी डायमेंशन, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जनरल फॉर्मूला है उसका 2Z प्लस 2T, या 2 ब्रैकेट में Z प्लस T, 2 टाइम्स एरिया। ऐसे हम लोग जनरली इसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है डेरिवेशन। यहाँ देखो मैंने बेसिक assumptions लिए हैं यहाँ पर कि it is conduction through the base of the fin at the root and the while the smooth simultaneously conduction along the length of the fin, it is also convected from the surface of the fin। ये बेसिक assumption है, पर वो छोड़ो, जो मैंने आपको ये देखा, ये यहाँ पर ध्यान देने का, QX इन कर रहा है और QX प्लस डेल्टा X आउट कर रहा है, यहाँ पर फोकस करो। और ये सॉलिड में हो रहा है इसलिए कंडक्शन का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ देखो, अगर मैं क्या एज्यूम करता, कंसिडर ए डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ द फिन ऑफ द लेंथ डेल्टा X, लेट QX इज द हीट कंडक्टेड इनटू द एलिमेंट अलोंग द X डायरेक्शन। जो मैंने आपको बोला इन कर रहा है QX है वो, और ये कंडक्शन की टर्म है। तो हम लोग क्या करते हैं, कैसा इसको डिनोट करेंगे, QX इक्वल्स टू KA dt by dx, ये जनरल फॉर्मूला फोरियर लॉ से आता है। AC क्या है, AC है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिन। K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फिन मटेरियल। ये समझ में आया? सिंपल है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, अभी अगर मैं देखता हूं QX जो आउट हो रही हीट, वो क्या है, QX प्लस डेल्टा X, हीट कंडक्टेड आउट ऑफ द एलिमेंट अलोंग द X डायरेक्शन। तो क्या आएगा, ये आएगा QX, ये QX है प्लस डेल्टा X है, चेंज इन QX, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ QX। ये इस तरह से लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 पहले नोट करो, इक्वेशन नंबर 1, QX इक्वल्स टू माइनस K AC dt by dx then QX plus dx equals to Q plus del upon del X QX dx। हो गया? ठीक है। अभी अगर हम कन्वेक्शन की टर्म में लिखें, अभी तक हमने कंडक्शन की टर्म में अगर लिखा है तो ये आया। अगर मैं कन्वेक्शन की टर्म में लिखूं तो हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पता है, क्या होता है, HA डेल्टा T। सेम यहाँ पर यूज किया हमने। H क्या है, कन्वेक्शन कोएफिशिएंट है, A क्या है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर है, एरिया है, और T माइनस T इनफाइनाइट टेम्परेचर ड्रॉप है। तो यहाँ पर हम जो एरिया कैलकुलेट करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कन्वेक्शन एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला मेंशन किया है, फॉर्मूला लिखना है हमको। क्या फॉर्मूला है, पैरामीटर ऑफ फिन, जिसको मैंने P से डिनोट किया था, इनटू लेंथ ऑफ एलिमेंट। लेंथ ऑफ एलिमेंट हमने कंसीडर की डेल्टा X। तो A कन्वेक्शन, एरिया ऑफ कन्वेक्शन कितना आएगा, P इंटू dx। क्या आएगा, P इंटू dx। T क्या है, टेम्परेचर ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट। अभी अगर मैं ओवरऑल हीट बैलेंस अगर लगाता हूं
तो ओवरऑल हीट बैलेंस अगर मैं लगाऊंगा तो क्या आएगा, यहाँ देखो बॉटम में QX जो हीट इन कर रही थी, QX प्लस डेल्टा एक्स प्लस Q कन्वेक्टेड, क्या हो रहा है, कन्वेक्ट हीट ट्रांसफर किस किस में हो रहा है, सॉलिड में तो हो ही रहा है क्योंकि वहां पर एयर या कूलेंट फ्लो हो रहा है, तो कन्वेक्शन भी हो रहा है। तो अब इन दोनों की हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दो इन सब की वैल्यू, Q प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स की और Q कन्वेक्शन कन्वेक्टेड की वैल्यू यहाँ उठा के आप पुट करोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। देखा आपने, रवि नोट किया ये? हेलो, यस सर, यस सर। ओके नोट कर लिया ये? इसको नोट करना, डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो क्या हुआ, यहाँ पर देखो टर्म्स को, QX से QX कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में 0 होगा। अब देखो ये लेफ्ट साइड में 0 हो गया, हमने अब क्या किया, QX की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। QX की वैल्यू क्या है हमारे पास, सबसे पहले जो मैंने लिखा था क्या था वो, -KAC dt बाय dx, देखो -KAC dt बाय dx, और ये हमारा कन्वेक्शन की वैल्यू है, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। अभी अगर मैं इसको इनके वेरिएबल को सेपरेट करूंगा, देखो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बनेगा, -KA d स्क्वायर t अपॉन dx स्क्वायर, देखो ओके सही है सही है सही है, t इसने स्मॉल ले लिया और कुछ नहीं, ठीक है सही है सही है, मैं सही बोल रहा हूँ, d स्क्वायर t अपॉन dx स्क्वायर माइनस इंटू माइनस में KA प्लस HP dt t माइनस t इनफाइनाइट। इसको सिंप्लीफाई करो, रीअरेंज करके देखो क्या आ रहा है, जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे, रीअरेंज करोगे तो ये टर्म आएगी d स्क्वायर t अपॉन dx स्क्वायर माइनस HP KAC, ये कांस्टेंट चीज है, इस कांस्टेंट टर्म को इसने सेपरेट कर लिया और टेम्परेचर टॉप में इसने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया इक्वल्स टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। नाउ हम क्या अजम्पशन करेंगे, जो टेम्परेचर ड्रॉप है t माइनस t इनफाइनाइट, उसको हम थीटा अज्यूम कर रहे हैं, क्या अज्यूम कर रहे हैं, थीटा अज्यूम करते हैं। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ थीटा को, क्या आएगा, d थीटा अपॉन dx इक्वल्स टू dt अपॉन dx, यही आएगा, मैथमेटिक्स में सोल्व किया हम लोगों ने। तो d infinite upon dt and infinite upon dx क्यों नहीं लिया उन लोगों ने? dtm कहाँ पे, t minus t theta is equal to theta है तो दो x के with respect to, तो dt देखो by क्या dx होता है, देखो मेरी बात समझो, ये हमारा टेम्परेचर ड्रॉप है, ठीक है, टेम्परेचर ड्रॉप को जनरली हम क्या डेल्टा टी से या dt से रिप्रेजेंट करते हैं ना, कि टेम्परेचर ड्रॉप कितना है, तो मैंने इसको जनरली t minus t infinite is equal to उन लोगों ने t लिया है dt, t माइनस टी इनफाइनाइट इक्वल्स टू थीटा लिया उसने। देखो यहाँ समझो, इसको ऐसे नहीं होगा, यहाँ समझो, इसको मैंने थीटा ले लिया, इसको डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा, dt अपॉन dx थीटा अपॉन dx, ये तो समझ में आया। yes sir, but वो t infinite अब सुनो, अभी क्या करना है, इस इक्वेशन कर्सर दिख रहा है, इस इक्वेशन में पुट कर दो हाँ सर, t माइनस टी इनफाइनाइट की जगह थीटा, ठीक है,
समझ में आ रहा है? यस ओके और इस थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे जब इसमें पुट करेंगे सेम चीज, तो क्या आएगा, ये टी है हमारा, कैपिटल टी है, याद रखना, इसने स्मॉल में नोटेट कर दिया उसको, तो डिनोट कर दिया, तो क्या होगा, मैं यहाँ भी पुट करूंगा तो क्या आएगा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये जो टर्म है दोनों इक्वल है। देखो अगर इसी इक्वेशन को, वो छोड़ो, अगर मैं इसी इक्वेशन को डबल से डेरिवेट कर दूं, तो ये फर्स्ट डेरिवेशन है, इससे सेकंड डेरिवेशन निकालूं, तो मेरे पास ये वाली टर्म आएगी, राइट साइड वाली आएगी कि नहीं आएगी? हाँ सर, वो समझ में आया, बट वो टी इनफाइनाइट का डिफरेंशिएशन क्यों नहीं कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स? टी का किया तो जो टी इनफाइनाइट है ना, टी जो है, टी माइनस टी इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट का नहीं करेंगे, बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, जब स्मॉल में होता है तो हम निगलेक्ट कर देते हैं उसको। जो स्मॉल क्वांटिटी होती है बहुत ज्यादा, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए जो मेन जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जो चेंज देख रहे हैं, वो टेम्परेचर में देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ द फिन, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो जो टी है, जो सरफेस का टेम्परेचर टी है, वो बहुत ज्यादा है सराउंडिंग एयर के कंपैरिजन में, है कि नहीं? मुझे बताओ, सरफेस का हाँ, टेम्परेचर अगर 500 होगा तो सराउंडिंग Yes, टेम्परेचर yes. अगर 25 होगा, तो हम कैसे उसको कंसीडर कर सकते हैं? हम हॉट सरफेस जो हाई टेम्परेचर है उसको कंसीडर करेंगे, इसलिए Yes, उसने sir. ऐसा किया है, ठीक है ना। अब इन सब की वैल्यू अगर आप उठा के यहाँ पुट कर देंगे ना, और इसको HP अपॉन के AC को अगर हम एक पैरामीटर मान लेते हैं, m स्क्वायर अगर हम वो कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, m स्क्वायर अगर मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं, तो ये इक्वेशन अब कन्वर्ट हो जाएगी इस फॉर्म में, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस m स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ये आया समझ में? Yes, sir. अब हम सेकंड ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमें पता है, CF प्लस PI वाला रूल पता है आपको। हम पहले CF निकाल वाई सॉल्यूशन Yes, कैसे sir. निकालते हैं, CF निकालते हैं, फिर PI निकालते हैं, ठीक है ना। Yes. तो राइट साइड देखो 0 है, तो P मेरा is जो 0. जो CF होगा वो PI तो 0 हो गया, CF ही होगा, वो फाइनल सॉल्यूशन होगा। और यहाँ Yes. पर वेरिएबल थीटा है, वहां पर वेरिएबल हमारे प्रॉब्लम में y होता था, X. यहाँ वेरिएबल थीटा Y. है, तो वो थीटा इक्वल्स टू C1 कांस्टेंट है, e की पावर माइनस, दो रूट आएंगे ना इसके, m स्क्वायर है, देखो तो Yes. दो रूट आएंगे, C1 e माइनस mx प्लस C2 e की पावर mx। ये समझ में आया? Yes, sir. अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करूंगा ना मैं, तो दो रूट आएंगे, प्लस का m एक माइनस का Yes. m, तो उसको मैंने यहाँ पर पावर पे ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, थीटा इक्वल्स टू C1 e की पावर mx प्लस C2 e की पावर mx। यहाँ तक समझ में आया सबको? किसी को डाउट है? सूरज? यस सर। डाउट है आपको? कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नहीं समझ में आया तो पूछे। सर वो डिफरेंशिएशन का थोड़ा प्रॉब्लम था, वो तो खुद कर लूंगा, फिर तो आइडिया है। ना क्लियर करो, यहाँ पर, यहाँ समझो, इसको लिखो। देखो ये स्मॉल, कहीं इसने नोटेशन अलग अलग यूज किया है, IIT के नोट्स से बेसिकली, ये टी ही है, कैपिटल टी ही है, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। मैंने अभी जैसे रवि को समझाया कि T माइनस टी इनफाइनाइट हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, जैसे सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तो सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना नहीं होता, तो विद कंपेयर टू, अगर जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करता हूँ तो मेरे पास आएगा dt विद रिस्पेक्ट टू x है, तो dx इक्वल्स टू d थीटा अपॉन dx। ये समझ में आया? हेलो? यस सर। आया समझ में? इसको अगर मैं हाँ, डबल डेरिवेटिव कर दूं, इसका मतलब वापस से डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, d स्क्वायर t अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू d स्क्वायर थीटा अपॉन dx। ये आया? अब मैं यहाँ इक्वेशन में पुट कर दूं उसको, तो मेरे पास जो आएगी टर्म जो आएगी वो क्या आएगी, d स्क्वायर थीटा अपॉन dx स्क्वायर माइनस HP अपॉन KAC इंटू थीटा। ये थीटा हो जाएगा, T माइनस टी इनफाइनाइट को मैंने थीटा एज्यूम किया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करता हूं मैं,
एच पी अपन के ए सी कॉन्स्टेंट है, तो मैं इसको एम स्क्वायर एज्यूम कर लेता हूँ। अगर मैं इसको एम स्क्वायर एज्यूम कर लेता हूँ तो फर्दर ये कैसे रिड्यूस हो जाएगी इक्वेशन, डी स्क्वायर टी अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अब इसको सॉल्व Yes, कैसे sir. करते हैं आपको पता ही है मैथमेटिक्स में, y इक्वल Yes, टू sir. एम क्या करते हैं, सी एफ प्लस पी आई करते हैं। पी आई नहीं निकलेगा, राइट साइड 0 है, ठीक है, आर एच एस 0 है, इसलिए तो जो सॉल्यूशन होगा वो होगा सी एफ। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके दो रूट निकलेंगे, m की दो वैल्यू आएगी, एक +1 एक आएगी प्लस m, एक आएगा -m। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को, उसके लिए सी एफ कैसे निकलता है, जैसे वहां लिखते थे y इक्वल टू c1 e की पावर, जो हमारा रूट आया -mx प्लस c2 e की पावर mx, तो यहाँ पे आएगा थीटा c1 e की पावर -mx प्लस c2 e की पावर mx। किसी को डाउट है? सर हाँ दीक्षित। P अपॉन के सी P क्यों लिखा है, एम भी तो लिख सकते थे ना। कहाँ पे P अपन कैसे क्या लिखा है, एच पी अपन H के इंटू पी, हाँ हाँ, हाँ, उसको एम स्क्वायर ही क्यों लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो, वो तो भी तो मैंने, लिख सकते थे ना। हाँ आप कुछ भी लिख सकते हो उसको, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, देखो ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है। P तो पैरामीटर है, H कन्वेक्शन कोएफिशिएंट है, K थर्मल कंडक्टिविटी है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कंडक्शन हीट सरफेस एरिया है, तो सब कांस्टेंट टर्म है। आप इसको m स्क्वायर लिखो, हाँ आप इस इन नोटेशन को छोड़ के लेकिन HP के AC को छोड़ के कुछ भी लिखो इसको आप, ओके, है ना। लेकिन अगर लिखेंगे तो रूट अलग हो जाएंगे ना हमारे। हाँ, वो जो m की जगह वो टर्म आ जाएगी। सपोज अगर मैं इसकी जगह लिखता हूँ अल्फा लिखता हूँ, सपोज इसको अल्फा एज्यूम कर लेता हूँ, अल्फा स्क्वायर अगर एज्यूम कर लेता हूँ तो क्या आएगा, डी स्क्वायर थीटा डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 0। नॉर्मल है, इसमें क्या है। और जो हाँ वो नहीं सर, जैसे HCP KC को m स्क्वायर लिखा है ना, हाँ, वो m स्क्वायर लिखने का m रीजन स्क्वायर, ये है, हाँ उसका रीजन क्या है। उसका मैं रीजन बताता हूँ, क्योंकि मुझे इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है। अगर मैं इस फॉर्म में ना करके इसको सिर्फ m लेता तो ये डेरिवेटिव इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं होता, इस तरह इसमें कन्वर्ट नहीं होता। मेरे पास समझ में आ रही है, इसके रूट नहीं निकाल पाता। आपकी वॉइस चली गई थी सर। सॉरी, हेलो हेलो, अभी ठीक है, हाँ, अभी ठीक है। हाँ ओके। तो अगर मैं इसको m स्क्वायर कंसिडर नहीं करता तो मैं इसके रूट नहीं निकाल पाता, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, उसको स्क्वायर टर्म में यूज किया ताकि मैं इजीली उसको सॉल्व कर पाऊँ। वो मैंने अपनी क्या बोलते हैं, अपने इजी के लिए, मैं जो मुझे मतलब इजी रहेगा इसलिए लिया होगा। अभी जब नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे ना तब समझ में आएगा। देखो ये सेकंड प्रॉब्लम, इसको देखो, अब कंडीशन बेस्ड जब हम लोग करेंगे ना तो हम पुट करेंगे m की वैल्यू अंडर रूट में ही पुट करेंगे, टेंशन मत। ओके, अभी देखो वैसे भी हमने देखो थीटा को पुट थीटा की टर्म में चल रहा है सर, एजम्पशंस ही चल रहे हैं सारे के सारे। मैंने टेम्परेचर ड्रॉप को थीटा एज्यूम कर लिया, ये थीटा में है। मैंने कांस्टेंट टर्म को m स्क्वायर एज्यूम कर लिया, आप कुछ दूसरा एज्यूम कर सकते हो। फिर इसको इस तरह की प्रॉब्लम आई, इसका सॉल्यूशन क्या पॉसिबल है, मैं इजीली इसको सिंपलीफाई कर सकता हूँ। किस फॉर्म में सिंपलीफाई कर सकता हूँ, CF प्लस PI के थ्रू मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये एक कुछ डेफिनेट सॉल्यूशन मेरे पास आ गया क्योंकि मैंने m स्क्वायर उसको पुट किया। अगर m पुट करता तो क्या आता है, ट्राई करो करके देखो, ऐसा कुछ नहीं है, करके देखो क्या आएगा। इमेजिनरी आ जाता सर, इमेजिनरी आ जाता है, एक्चुअल रूट नहीं आते, इसलिए मैंने उसको क्या किया, स्क्वायर के टर्म में कैलकुलेट कर लिया। और कुछ नहीं, ताकि मेरी सर ये है नहीं सर, हेलो सर m स्क्वायर है ना सर हमारा। हाँ हाँ सर तो उसमें m स्क्वायर की जगह पे हम कोई भी लेंगे, कुछ भी ले लो, नोटेशन तो कुछ भी ले सकते हैं ना। हाँ सर, रूल ऐसा है कि हाँ सर, रूल ऐसा है थीटा बाय dx स्क्वायर होता है तो उसको हमें कैपिटल D स्क्वायर अज्यूम करना होता है, एंड ओनली d होता है ना, ओनली थीटा, तो उसको 1 अज्यूम करना होता है। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा करते हैं कि कांस्टेंट टर्म को नेग्लेक्ट करते हैं कि स्क्वायर मतलब वो थीटा स्क्वायर टू 1 तो रूट मिले +1। हाँ हाँ, हमें जो वो आएगा थीटा स्क्वायर माइनस थीटा इक्वल्स टू 0, यही आएगा ना।
नहीं, थीटा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा ओके ओके ओके, थीटा स्क्वायर क्योंकि हमें माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू 1 लेना है, वो डिफरेंशिएशन है, उसके इक्वल टू डी लेना है, वे सेकंड ऑर्डर स्क्वायर हो जाएगा वैसा। तो ये दो हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे, इस तरह से इक्वेशन आ गई। आई होप सबको समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो इसमें कंडीशंस हैं अलग अलग, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, टाइम हो गया एक्चुअल में। तो अभी हम लोग करते हैं ये, यहाँ तक अगर आपको समझ में आया, यहाँ तक कंटिन्यू ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।